हेलो एवरीवन। मैं हूँ प्रेम कुमार और आपका ज्ञानधारा एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आप लोगों के साथ इस वीडियो में इस क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा और ये सभी क्वेश्चंस आपके माइनिंग एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, द विड्थ ऑफ द बैरियर पिलर इज मेनली डिटरमाइंड बाय। द विड्थ ऑफ द बैरियर पिलर इज मेनली डिटरमाइंड बाय। जो बैरियर पिलर का जो विड्थ होता है यानी चौड़ाई जो होता है वो मेनली मुख्य रूप से किस के द्वारा तय किया जाता है। ठीक, तो पहला ऑप्शन है नेचर ऑफ स्ट्राटा एंड वर्किंग डेप्थ, स्ट्राटा के प्रकृति या वर्किंग के गहराई पर। दूसरा है डेली कोल प्रोडक्शन ओनली, दैनिक कोल उत्पादन पर। तीसरा है नंबर ऑफ वर्कर एम्प्लॉयड, वर्कर्स की संख्या पर। और चौथा है हाइट ऑफ हॉलेज रोडवे ओनली, रोडवे कितने हाइट पे स्थित है। ओके, हॉलेज रोडवे कितने हाइट पे स्थित है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं बैरियर पिलर जो होता है वो दो पैनल को सेपरेट करता है या दो माइंस को सेपरेट करता है। ठीक, और वो कोल पिलर जैसा ही होता है। और कोल पिलर का जो थिकनेस होता है वो वर्किंग के डेप्थ और गैलरी के विड्थ पर डिपेंड करता है। क्योंकि जैसे जैसे वर्किंग का डेप्थ बढ़ता है उसी वैसे वैसे पोल पिलर के ऊपर जो लोड होता है वो भी बढ़ते जाता है। तो जब लोड हम लोग का बढ़ेगा तो पोल पिलर को ज्यादा चौड़ा बनाना होगा, बैरियर पिलर को ज्यादा चौड़ा बनाना होगा। तो बैरियर पिलर का जो विड्थ होता है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ स्ट्राटा और वर्किंग डेप्थ पर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, नेचर ऑफ स्ट्राटा और वर्किंग डेप्थ। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, which of the flowing method provide the maximum percentage of extraction under favorable geological condition। अगर एक जैसा जियोलॉजिकल कंडीशन हो तो इसमें चार मेथड का नाम दिया गया है। इसमें हमको सबसे ज्यादा एक्सट्रैक्शन प्राप्त होगा, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन, कोल एक्सट्रैक्ट हम लोग किस मेथड से ज्यादा कर पाएंगे। तो हम लोग जानते हैं कि रूम एंड पिलर, शॉर्ट वॉल और हाइड्रोलिक लगभग सिमिलर होता है। ठीक, इस इन तीनों मेथड में एक्सट्रैक्शन लॉस सबसे ज्यादा होता है। ठीक, इन तीन मेथड में एक्सट्रैक्शन लॉस ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमाइज एक्सट्रैक्शन हम लोग को कौन किस मेथड से मिलेगा, तो लॉन्गवाल मेथड से हम लोग को सबसे ज्यादा मैक्सिमाइज लॉस, मैक्सिमाइज एक्सट्रैक्शन होगा। इसमें लगभग हम लोग को 80 से 90% तक कोल हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं लॉन्गवाल मेथड से। अब हम लोग अपना तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, इन सिस्टमेटिक डिप्लेयरिंग द मेन पर्पस ऑफ लिविंग अ फेंडर इज टू। जब हम लोग डिप्लेयरिंग करते हैं, डिप्लेयरिंग जब हम लोग करते हैं तो फेंडर पिलर जो छोड़ते हैं उसका मेन पर्पस क्या है। फेंडर पिलर, फेंडर पिलर, तो पहला ऑप्शन है इम्प्रूव वेंटिलेशन इफिशियंसी, प्रोवाइड टेम्पोररी सपोर्ट टू कंट्रोल रूफ मूवमेंट और इंक्रीज कोल रिकवरी बियॉन्ड 100%, फैसिलेट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टब। तो फेंडर पिलर, जब हम लोग कोई पिलर का एक्सट्रैक्शन करते हैं तो हम लोग इस प्रकार से बीच में फेंडर पिलर, साइड कॉर्नर में फेंडर पिलर छोड़ते हैं जिसको हम लोग चौकीदार भी बोलते हैं। ये क्या करता है, ये फेंडर पिलर एक्सट्रैक्शन के समय रूप को सपोर्ट करता है, टेम्पोररी सपोर्ट करता है और रूप मूवमेंट को रोकता है। जब ये पिलर का कंप्लीट एक्सट्रैक्शन हो जाता है उसके बाद इस फेंडर पिलर से भी हम लोग कोल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इसका सही आंसर होगा प्रोवाइड टेम्पोररी सपोर्ट टू कंट्रोल रूफ मूवमेंट। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच जियोलॉजिकल कंडीशन इज मोस्ट सुटेबल फॉर मैकेनाइज्ड लॉन्गवॉल माइनिंग। जो मैकेनाइज्ड लॉन्गवॉल माइनिंग है उसके लिए कौन सा जियोलॉजिकल कंडीशन सबसे ज्यादा सुटेबल होता है। तो हम लोग जानते हैं कि लॉन्गवॉल माइनिंग के लिए कौन सा जियोलॉजिकल कंडीशन सबसे ज्यादा सुटेबल है। इसमें जियोलॉजिकल डिस्टरबेंस सबसे ज्यादा कम होता है। जियोलॉजिकल डिस्टरबेंस मतलब हो गया फॉल्ट, फॉल्ट डाई, अगर ये सब ज्यादा परजन्स होंगे कोई सी कोल सिम में तो वहां पे हम लोग को लॉन्ग वॉल चलाना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। और जिस कोल सिम का थिकनेस भी यूनिफॉर्म रहता है,
क्योंकि यूनिफॉर्म अगर थिकनेस रहता है तो सीयरर और पीआरएस का मूवमेंट भी स्मूथली होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म सीम थिकनेस विथ प्रिडिक्टेबल रूफ बिहेवियर। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग डीप लेयरिंग इफ रूफ वेटिंग बिकम सीवियर बिफोर एक्सट्रैक्शन इज कंप्लीटेड द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन इज। अगर आप डीप लेयरिंग का काम कर रहे हैं और रूफ वेट सीवियर हो गया, मतलब रूफ वेट लगातार बढ़ते गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया, उसका कंडीशन बहुत ही रोस्ट हो गया, तो सबसे पहले आप क्या कदम उठाइएगा वहां पे? तो पहला ऑप्शन है कंटिन्यू एक्सट्रैक्शन एट द फास्टर रेट। तो क्या करेंगे हम लोग, एक्सट्रैक्शन और ज्यादा तेजी से करने लगेंगे। दूसरा, विथड्रॉवल पर्सन एंड रीअसेस द सपोर्ट सिस्टम। हम लोग आदमी को वहां से हटा लेंगे और रीअसेस करेंगे सपोर्ट सिस्टम को, मतलब और ज्यादा सपोर्ट सिस्टम बढ़ाएंगे या मूल्यांकन करेंगे कि कितना लोड देना चाहिए। इंक्रीज ब्लास्टिंग चार्ज को बढ़ाएंगे या रिमूव ऑल सपोर्ट इमीडिएटली। तो हम लोग का सबसे ज्यादा जरूरी है सेफ्टी फर्स्ट, के बाद प्रोडक्शन। तो ऐसे कंडीशन में जब सीवियर रूफ वेटनिंग हो रहा है, रूफ बहुत ज्यादा लोड ले रहा है, तो उस कंडीशन में वहां से हम लोगों को सबसे पहले आदमी को निकाल लेना चाहिए और रीअसेस करना चाहिए सपोर्ट सिस्टम को फिर से हम लोग को रीएस्टेब्लिश करना चाहिए ताकि वो एक्सेसिव लोड को ले पाए। ठीक। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन है, द एक्सट्रैक्शन रेशियो इन अ बोर्ड एंड पिलर माइन डिपेंड्स मेनली अपॉन। एक्सट्रैक्शन रेडियो जो रेशियो जो होता है बोर्ड एंड पिलर मेथड में, वो किस पर डिपेंड करता है? तो वो पिलर डायमेंशन और एक्सट्रैक्शन लेआउट पर डिपेंड करता है। क्योंकि पिलर का अगर डायमेंशन ज्यादा होता है, पिलर का डायमेंशन ज्यादा होता है तो हम लोग को डेवलपमेंट के कंडीशन में हम लोग को परसेंटेज एक्सट्रैक्शन कम मिलता है। ठीक, अगर पिलर का डायमेंशन कम होता है, साइज छोटा रहता है, तो डेवलपमेंट के समय हम लोग को एक्सट्रैक्शन कोल एक्सट्रैक्शन ज्यादा होता प्राप्त होता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा पिलर डायमेंशन एंड एक्सट्रैक्शन लेआउट। क्योंकि कलर ऑफ कोल पे तो डिपेंड करेगा नहीं, नंबर ऑफ शिफ्ट वर्क पे भी नहीं डिपेंड करेगा, टाइप ऑफ कैप लैंप यूज, किस टाइप का कैप लैंप यूज किया जा रहा है, इस पे भी नहीं डिपेंड करेगा। तो मेन डिपेंड करेगा पिलर डायमेंशन एंड एक्सट्रैक्शन रेशियो। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल पर्पज ऑफ स्प्लिटिंग अ पिलर बिफोर एक्सट्रैक्शन इज। एक्सट्रैक्शन करने से पहले पिलर को स्प्लिट किया जाता है, छोटा छोटा टुकड़ा में बांटा जाता है, खंड में बांटा जाता है, स्प्लिट गैलरी चला के इस तरह से। ये स्प्लिटिंग का मेन पर्पस क्या है? इस स्प्लिटिंग का मेन पर्पस क्या है? इंक्रीज पिलर स्ट्रेंथ परमानेंटली। इससे तो पिलर का स्ट्रेंथ इंक्रीज नहीं होता है, तो ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी, डिवाइड द पिलर इनटू मैनेजेबल सेक्शन फॉर सिस्टमेटिक सेक्शन। ये पिलर को डिवाइड करना, मैनेजेबल सेक्शन में, अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करना, फिर एक एक सेक्शन को एक्सट्रैक्ट करना आगे चल के, ताकि हम लोग सिस्टमेटिक ढंग से एक्सट्रैक्ट कर सके पिलर को। तो यही ऑप्शन सबसे सही है, तो यही होगा, आंसर होगा बी। क्योंकि ऑप्शन सी में दिया है इम्प्रूव माइन वेंटिलेशन, अगर हम लोग स्प्लिट करेंगे तो माइन वेंटिलेशन तो कोई इम्प्रूव होगा नहीं। रेड्यूस स्पॉन्टेनियस हीटिंग डायरेक्टली, ये डायरेक्टली रेड्यूस स्पॉन्टेनियस हीटिंग नहीं होता है, स्पॉन्टेनियस हीटिंग नहीं करता है, स्प्लिट करते हैं। अगर स्प्लिट करेंगे तो कोयला का टुकड़ा ज्यादा गिरेगा, और अगर हम लोग सही टाइम पे एक्सट्रैक्शन नहीं कर पाएंगे तो स्पॉन्टेनियस हीटिंग बढ़ेगा, स्पॉन्टेनियस हीटिंग घटेगा नहीं। तो ये ऑप्शन डी हमारा गलत गलत है। तो सही करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन, डिवाइड द पिलर इनटू मैनेजेबल सेक्शन फॉर सिस्टमेटिक सेक्शन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड ऑफ वर्किंग generally leaves the last amount of coal in situ after final extraction। तो इस मेथड में हम लोग जो कोयला होता है वो इन situ फॉर्म में छोड़ देते हैं आफ्टर फाइनल एक्सट्रैक्शन करने के बाद। तो आइए इसका ऑप्शन हम लोग देखते हैं, इसमें दिया गया है, एक दिया है, पहला ऑप्शन है लॉन्ग वॉल माइनिंग, दूसरा है बोर्ड एंड पिलर विदाउट डीप लेयरिंग, तीसरा है रूम एंड पिलर डेवलपमेंट, और चौथा है स्टोल वर्किंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लॉन्गवाल माइनिंग। क्योंकि लॉन्गवाल माइनिंग में ही जो है ना, वो सबसे कम अमाउंट में कोल छूटता है इन सिटू फॉर्म में, वो पूरा एक्सट्रैक्ट हम लोग कर लेते हैं लगभग 80 से 90%।
अगला क्वेश्चन है, रिट्रीट माइनिंग इज कंसिडर्ड सेफर देन एडवांसिंग माइनिंग। यहाँ पे रिट्रीट मतलब हो गया लॉन्ग रिट्रीटिंग, और एडवांसिंग का मतलब हो गया लॉन्ग एडवांसिंग का बात हो रही है। तो लॉन्ग रिट्रीटिंग जो है ना वो ज्यादा सेफ है लॉन्ग एडवांसिंग से। क्यों? क्योंकि इसमें जो होता है ना, टेल गेट और मेन गेट, जो रोडवेज जो होता है ना, वो लास्ट तक, जब तक पिलर एक्सट्रैक्ट कंप्लीट नहीं ना हो जाए, तब तक वो सेफ रहता है, प्रोटेक्ट रहता है सॉलिड कोर लेयर से। क्योंकि इसमें जब हम लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं, एक्सट्रैक्शन इसमें जो करते हैं हम लोग, वो बाउंड्री के डायरेक्शन से करते हैं, बाउंड्री के तरफ से करते हैं, माइन बाउंड्री से एंट्री पॉइंट के टुवर्ड्स हम लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं। और जिसके कारण क्या होता है कि हम लोग का जो रोडवे रहता है वो हमेशा सेफ रहता है। ठीक, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मेन रोडवे रिमेन प्रोटेक्टेड अंटिल द एंड ऑफ द एक्सट्रैक्शन। जब तक एक्सट्रैक्शन कंप्लीट नहीं होता है तब तक मेन रोडवे जो रहता है वो हमारा एकदम सुरक्षित रहता है। ये ऑप्शन नहीं होगा, फ्यूअर वर्कर आर रिक्वायर्ड, कम वर्कर की आवश्यकता होती है, ऐसा जरूरी नहीं है। इट कंप्लीटली एलिमिनेट रूफ फॉल। रिट्रेटिंग माइनिंग में क्या रूफ फॉल कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाता है? रूफ फॉल नहीं होता है, ये भी गलत है, रूफ फॉल होता है रिट्रेटिंग माइनिंग में भी। मीथेन इज नेवर एमिटेड ड्यूरिंग रिट्रेटिंग माइनिंग। रिट्रेटिंग माइनिंग में मीथेन कभी एमिट नहीं होता, ये भी पूरा गलत है, क्योंकि मीथेन का एमिशन माइनिंग के मेथड पे डिपेंड नहीं करता है, कोल के फॉर्मेशन पे डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन है, द मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर गवर्निंग द चॉइस ऑफ ए माइनिंग मेथड इज। माइनिंग मेथड के चॉइस में सबसे क्रिटिकल फैक्टर जो होता है वो क्या होता है? तो माइनिंग मेथड के चॉइस में सबसे क्रिटिकल फैक्टर जो होता है वो होता है जियोलॉजिकल और जियो टेक्निकल कंडीशन ऑफ द डिपॉजिट। क्योंकि अगर जियोलॉजिकल डिस्टरबेंस और जियोलॉजिकल कंडीशन के आधार पर ही हम लोग माइनिंग मेथड को चूज करते हैं, तो इसका आंसर होगा बी। क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इस पे तो डिपेंड नहीं करता है। कलर ऑफ रूफ स्ट्रेटा का कलर क्या है, कलर पे तो डिपेंड ही नहीं करता है। नंबर ऑफ स्टेचुरी ऑफिशियल, इतना वहां पे कानूनी पदाधिकारी है, ये इसमें भी डिपेंड नहीं करता है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ पैनल लेआउट इज टू। पैनल लेआउट का प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव क्या है? हम लोग पैनल सिस्टम ऑफ वर्किंग क्यों करते हैं? क्योंकि इंक्रीज ट्रांसपोर्टेशन, पहला ऑप्शन है इसमें, इंक्रीज ट्रांसपोर्टेशन डिस्टेंस, इससे ट्रांसपोर्टेशन डिस्टेंस बढ़ जाएगा। इससे क्या मतलब है डिस्टेंस बढ़ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी में लिखा है रेड्यूस स्टेचुरी इंस्पेक्शन, स्टेचुरी इंस्पेक्शन घट जाता है पैनल पैनल सिस्टम में, ऐसा नहीं होता है। इंक्रीज सपोर्ट कंजम्पशन, ऐसा भी नहीं होता है कि सपोर्ट कंजम्पशन इसका बढ़ जाता है, नहीं। का मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो इंश्योर सेफ इकोनॉमिकल एंड इफिशिएंट एक्सट्रैक्शन। पैनल सिस्टम से वर्किंग चलाने में क्या होता है, वो ज्यादा सेफ होता है। अगर किसी पैनल में स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो गया तो उसको हम लोग सील कर सकते हैं, उससे दूसरा पैनल इफेक्ट नहीं होगा, माइंस का दूसरा पार्ट इफेक्ट नहीं होगा, दूसरा पैनल में वर्क नहीं रुकेगा। तो इंश्योर सेफ इकोनॉमिकल एंड इफिशिएंट एक्सट्रैक्शन ये पैनल सिस्टम प्रोवाइड करता है। तो पैनल सिस्टम का मेन प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव वही हो गया। विच फैक्टर हैज द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस ऑन पिलर डिजाइन? पिलर डिजाइन पर सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किसका होता है? तो हम बताए ना कि पिलर डिजाइन दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, रेगुलेशन नंबर 111 सीएमआर 2017 में दिया है, डेप्थ ऑफ द वर्किंग और गैलरी विड्थ। तो यहाँ पे जो डेप्थ ऑफ द कवर वही हो गया डेप्थ ऑफ द वर्किंग, एंड स्ट्रेंथ ऑफ कोल एंड सराउंडिंग स्ट्रेटा, यही हो जाएगा। माइन कैंटिंग लोकेशन, नंबर ऑफ पॉलिश टब और माइन टेलीफोन सिस्टम, इससे पिलर का डिजाइन इफेक्टिव नहीं होता। अगला हम लोग का क्वेश्चन है, ए माइनिंग मेथड इज कंसिडर सक्सेसफुल ओनली व्हेन इट अचीव। ए माइनिंग मेथड इज कंसिडर सक्सेसफुल व्हेन इट अचीव। माइनिंग मेथड को कब सक्सेसफुल कंसिडर किया जाता है? ठीक, तो इसमें क्या होता है, सेफ एक्सट्रैक्शन विथ ऑप्टिमम रिकवरी एट इकोनॉमिक कोस्ट। जब एक्सट्रैक्शन सेफ होता है, माइनिंग का उद्देश्य केवल अधिक उत्पादन करना ही नहीं होता है, माइनिंग का उद्देश्य केवल अधिक उत्पादन करना नहीं होता है। एक अच्छी माइनिंग मेथड वो है जो अधिकतम रिकवरी देता है, कम लागत रहता है और इन दोनों में संतुलन बना के रखता है। उसके साथ साथ वो सेफ्टी भी प्रोवाइड करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, क्योंकि मैक्सिमम प्रोडक्शन इरेस्पेक्टिव ऑफ सेफ्टी, सेफ्टी को छोड़कर मैक्सिमम प्रोडक्शन, ये सक्सेसफुल
माइनिंग मेथड इसको कंसिडर नहीं किया जाएगा जिसमें सेफ्टी को बाईपास किया जाता है। मिनिमम मैन पावर ओनली, यदि मैन पावर कम होने से भी उसको सक्सेसफुल माइनिंग मेथड कंसिडर नहीं किया जाएगा। मैक्सिमम ब्लास्टिंग पर शिफ्ट, अगर ब्लास्टिंग हर शिफ्ट में ज्यादा होता है तब भी वो सक्सेसफुल माइनिंग मेथड उसको नहीं माना जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेफ एक्सट्रैक्शन विथ ऑप्टिमम रिकवरी एट इकोनॉमिक कॉस्ट। तो अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग गैसेस हैज द लोएस्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है टेस्ट टेस्टिंग का। इसमें पूछा है कि सबसे कम स्पेसिफिक ग्रेविटी किसका होता है। तो हम लोग जानते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड का 0.97 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का 1.5 होता है, नाइट्रोजन का 0.97 नाइट्रोजन का भी होता है, और मीथेन का होता है 0.55। तो सबसे लिस्ट जो होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी वो किसका होता है, मीथेन का, इस ऑप्शन के अनुसार। हम लोग का अगला क्वेश्चन है द प्राइमरी पर्पज ऑफ ए रेगुलेटर इन अ माइंस। रेगुलेटर देखिए एक वेंटिलेशन का डिवाइस होता है। रेगुलेटर जैसे फैन का रेगुलेटर किस तरह फैन का स्पीड को कम या ज्यादा करता है, उसी तरह ये जो रेगुलेटर है ये हवा के स्पीड को कम या ज्यादा करता है कि कितना क्वांटिटी का हवा बहने दिया जाए, कितना क्वांटिटी का हवा को रोका जाए। ये जनरली इस तरह का होता है, एक स्लाइडिंग टाइप का खिड़की जैसा होता है, वो स्लाइडिंग डोर लगा होता है, उसको स्लाइड कर दिया जाता है तो इसका ओपनिंग, खिड़की का धीरे धीरे ओपनिंग बढ़ता है। तो ओपनिंग बढ़ेगा तो एयर का फ्लो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो प्राइमरी पर्पस क्या है, तो इसका प्राइमरी पर्पस है इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ एयर इन द माइन। ऑप्शन ए में दिया गया है कंट्रोल एंड डिस्ट्रीब्यूट एयर क्वांटिटी इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट। एयर क्वांटिटी को कंट्रोल करना, डिस्ट्रीब्यूट करना अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में। क्योंकि ये एयर क्वांटिटी को इंक्रीज नहीं करता है, जितना क्वांटिटी आता है उसी को कंट्रोल करता है और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में पहुंचाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है ए वेंटिलेशन प्रेशर सर्वे इज मेनली कंडक्ट टू डिटरमाइन। वेंटिलेशन सर्वे प्रेशर क्यों किया जाता है, ताकि हम लोग को पता चले कि अलग अलग एयरवेज में वेंटिलेशन यानी एयर का प्रेशर क्या है। तो प्रेशर और प्रेशर लॉसेस इन डिफरेंट एयरवे, फैन मोटर इफिशियंसी, इससे नहीं एयर, इसका जो मेन मेन पर्पस जो है इसका प्रेशर लॉस इन डिफरेंट एयरवे। डिफरेंट एयरवे में मतलब अलग अलग एयरवे जो होता है उसमें बहुत सारा लीकेज होने के कारण एयर का प्रेशर लॉस हो जाता है। तो वेंटिलेशन सर्वे से हम लोग को पता चलता है कि किस एयरवे में कितना प्रेशर लॉस हो रहा है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है इन फोर्सिंग एक्जुलरी वेंटिलेशन सिस्टम द ग्रेटेस्ट डिसएडवांटेज इज। एक्जुलरी फैन, एक्जुलरी वेंटिलेशन सिस्टम यानी फोर्सिंग एक्जुलरी। एक्जुलरी फैन दो टाइप का होता है, एक एग्जॉस्टिंग टाइप का, एक होता है फोर्सिंग टाइप का। तो फोर्सिंग एक्जुलरी वेंटिलेशन सिस्टम का यहाँ पे बात किया गया है। तो एक्जुलरी फैन का मेन काम है एक या एक से अधिक फेस में हवा पहुंचाना। ठीक, तो ये क्या करता है, फोर्सिंग है तो ये डक्ट के द्वारा हवा पहुंचाता है। एक फ्लेक्सिबल डक्ट होता है, फ्लेक्सिबल डक्ट इसके आगे लगा होता है फैन के आगे। ठीक, तो फैन के आगे फ्लेक्सिबल डक्ट लगा होता है, उससे ये फेस तक हवा पहुंचाता है। तो बीच में क्या होता है कि जहाँ पे डक्ट का जॉइंट होता है ना वहां से हवा कभी कभी लीकेज करने लगता है। तो लीक कर जाता है तो फिर ये रिटर्न हो जाता है उसी गैलरी से और फेस तक हवा पहुंचता नहीं। तो इसका जो वेंटिलेशन द ग्रेटेस्ट डिसएडवांटेज वही है कि हाई लीकेज फ्रॉम डैमेज डक्ट जॉइंट नियर द फेस, इसके कारण फेस में हवा नहीं पहुंचता है। तो इसका सबसे जो ग्रेटेस्ट डिसएडवांटेज है यही है। ये इंक्रीज नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर। अगला ऑप्शन हायर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन रिटर्न्स, एलिमिनेशन ऑफ रिसर्कुलेशन कंप्लीटली, ये सब नहीं, सबसे ग्रेटेस्ट डिसएडवांटेज वही है। विच ऑफ द फ्लोइंग कंडीशन इज मोस्ट लाइकली टू इंक्रीज द रेसिस्टेंस ऑफ एन एयरवे। एयरवे का रेसिस्टेंस यानी जिसमें हवा पास होता है, जिस ट्रेवलिंग रोडवे से हवा पास होता है उसको एयरवे हम लोग बोलते हैं। तो एयरवे का जो रेसिस्टेंस होता है वो कैसे इंक्रीज होता है, मोस्टली किस कंडीशन में इंक्रीज होता है। तो अगर जो हम लोग का एयरवे है उसका जो साइड और रूफ है अगर वो रफ होगा, खुदरा होगा, तो हवा का रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, हवा का रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो वही है रफ रूफ एंड साइड वॉल्स ड्यू टू डेटोरिएशन। समय के साथ क्या होता है कि रूफ और साइड गैलरी का खराब होते जाता है जिसके कारण एयर वेलोसिटी, एयर का जो होता है रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर वही है। अगला नंबर हम लोग को क्वेश्चन है ए माइंस हैज टू पैरेलल एयरवे कैरिंग इक्वल क्वांटिटी ऑफ एयर, इफ वन एयरवे इज क्लोज देन टोटल वेंटिलेशन रेसिस्टेंस।
एक माइंस में दो एयरवेज है एक दूसरे का पैरेलल। ठीक, मान लेते हैं यहाँ से हवा जा रहा है, दो एयरवे से चला जा रहा है, फट जा रहा है। ठीक, दो एयरवे से हवा जा रहा है, इससे जा रहा है हवा, और फिर इससे भी जा रहा है, बढ़ जा रहा है। तो अगर एक एयरवेज बंद हो जाएगा, एक एयरवेज बंद हो जाएगा, तो दूसरा एयरवेज में एयर का रेसिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? दूसरा एयरवेज में एयर का रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? यही क्वेश्चन है। तो अगर एक एयरवे बंद हो जाता है तो इसका एरिया घट जाएगा। मान लेते हैं इसका अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 मीटर स्क्वायर है और इसका भी 2 मीटर स्क्वायर है, तो जब दोनों एयरवे खुला था तो 4 मीटर स्क्वायर था। अब एक एयरवे बंद हो गया तो 2 मीटर स्क्वायर बच गया। तो 2 मीटर स्क्वायर से जब वही एयर का तो क्वांटिटी कम नहीं हुआ, तो एयर का क्वांटिटी कम नहीं हुआ, जब एरिया घट गया लेकिन क्वांटिटी नहीं घटा, तो क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। उसका जो रेसिस्टेंस होगा, एयर रेसिस्टेंस, वो इंक्रीज हो जाएगा। द प्रिंसिपल एडवांटेज ऑफ एक्सियल फ्लो फैंस ओवर सेंट्रीफ्यूगल फैंस। तो देखिए, एक्सियल फ्लो फैंस जो होता है ना, वो आज का माइनिंग में काफी ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि उसका जो डिजाइन होता है ना, वो बहुत ही कॉम्पैक्ट होता है, कम जगह लेता है और ज्यादा क्वांटिटी में एयर फ्लो करता है। तो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा कॉम्पैक्ट डिजाइन विथ हाई एयर क्वांटिटी डिलीवर। क्योंकि लोअर एफिशिएंसी अंडर हॉल कंडीशन वैसा बात नहीं है, लोअर एफिशिएंसी होता है। हायर रेसिस्टेंस टू सर्जिंग ओनली, नो रिक्वायरमेंट ऑफ मेंटेनेंस, नहीं मेंटेनेंस का इसमें भी जरूरत होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कॉम्पैक्ट डिजाइन विथ हाई एयर क्वांटिटी डिलीवर। इसका डिजाइन भी कॉम्पैक्ट होता है और ये ज्यादा हवा को भी डिलीवर करता है। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। ए सडन इंक्रीज इन मीथेन कंसंट्रेशन एट अ डेवलपमेंट फेज इज मोस्ट लाइकली ड्यू टू। अगर किसी डेवलपमेंट फेज में मीथेन का कंसंट्रेशन अचानक बढ़ जा रहा है, तो ये किस वजह से हो सकता है? एक्सेसिव वाटर इनफ्लो, लीकेज इन compressed air line, inadequate auxiliary ventilation or gas emission from freshly exposed core, high atmospheric pressure only। क्या वाटर फ्लो इनफ्लो बढ़ जाने से हो जाएगा? अगर compressed एयर कहीं से लीकेज कर रहा है, तो compressed एयर में मीथेन थोड़ी ना होता, उसको तो सरफेस से एयर भेजा जाता है। तो ये होगा इन एडिक्वेट एक्जुलरी वेंटिलेशन, अगर फेस में बढ़िया से वेंटिलेशन नहीं हो रहा है, या गैस का एमिशन एक्सपोज रूप से हो रहा है, तो उसके कारण मीथेन का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें दिया गया है कि विच इंस्ट्रूमेंट इज कॉमनली यूज्ड फॉर मेजरिंग वेंटिलेशन प्रेशर इन ए माइंस। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि काटा थर्मोमीटर से हम लोग कूलिंग पावर में मेजर करते हैं, सीलिंग साइक्रोमीटर से हम लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेजर करते हैं, फ्लेम सेफ्टी लैंप से हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ मीथेन मेजर करते हैं। तो ये हो जाएगा मैनोमीटर, इंक्लाइन मैनोमीटर या मैनोमीटर। मैनोमीटर से ही हम लोग प्रेशर डिफरेंस मेजर करते हैं, यानी वेंटिलेशन प्रेशर एक माइंस का। मैनोमीटर में जो, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग का 23 से, विच ऑफ द फ्लोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ रिड्यूसिंग रिस्पायरेबल डस्ट एट अ कोल कटिंग फेस। इसमें से कुछ मेथड दिया गया है, इसमें से सबसे इफेक्टिव मेथड क्या होगा इसके कारण कोल कटिंग फेस में रिस्पेरेबल डस्ट को रिड्यूस किया जा सके? तो सबसे, इसमें पहला ऑप्शन में दिया है इंक्रीजिंग ब्लास्टिंग चार्ज। अगर ब्लास्टिंग चार्ज बढ़ा देंगे, ब्लास्टिंग में ज्यादा बारूद डालेंगे, तो वाइब्रेशन ज्यादा होगा, डस्ट बढ़ेगा, घटेगा नहीं। तो ऑप्शन ए मेरा गलत है। ऑप्शन सी में है रेड्यूसिंग वेंटिलेशन क्वांटिटी। वेंटिलेशन अगर क्वांटिटी घटा देंगे तो क्या होगा, अंदर में डस्ट का फॉर्मेशन ज्यादा होगा, निकलेगा नहीं। उसके बाद है मोस्ट इफेक्टिव इंक्रीज कटिंग स्पीड ओनली। इंक्रीज कटिंग स्पीड, अगर कटिंग स्पीड बढ़ा देंगे तो डस्ट का फॉर्मेशन बढ़ेगा। तो इसमें होगा वाटर इन्फ्यूजन एंड वाटर स्प्रेइंग एट द सोर्स। इस मशीन से कटिंग किया जा रहा है, उसके कटिंग पीस के पास, पिक्स के पास वाटर स्प्रेइंग सिस्टम लगाना है या पानी का छिड़काव करना है। यही डस्ट कंट्रोल का सबसे जो इफेक्टिव मेथड है, यही है वाटर स्प्रेइंग। आगे जो दिया है क्वेश्चन नंबर 24 में, वेंटिलेशन नेटवर्क एनालिसिस इज प्राइमरली कैरिड आउट टू। वेंटिलेशन नेटवर्क एनालिसिस किस लिए किया जाता है? ताकि हम लोग एयर डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रेशर लॉसेस को ऑप्टिमाइज कर सके। तो एस्टिमेट कोल रिजर्व क्या है? वेंटिलेशन नेटवर्क एनालिसिस से पता चलेगा कि कोयला कहाँ पे, ये तो नहीं होगा। ठीक, कैलकुलेट पिलर स्ट्रेंथ भी नहीं होगा।
डिटरमाइन रूफ बोल्ट स्पेसिंग, इससे नहीं होगा। ऑप्टिमाइज एयर डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रेशर लॉसेस। ऑप्शन को भी ध्यान से देखो, देखेंगे आप लोग तो इजीली इसका आंसर कर लीजिए। विच ऑफ द फ्लोइंग गैसेस इज कॉमनली यूज्ड एज अ ट्रेसर गैस ड्यूरिंग वेंटिलेशन इन्वेस्टिगेशन? तो वेंटिलेशन इन्वेस्टिगेशन जब हम लोग करते हैं तो एक ट्रेसर गैस के रूप में किस गैस का जनरली यूज किया जाता है? तो इसका सही आंसर है सल्फर। का सही आंसर है सल्फर हेक्साफ्लोराइड। सल्फर हेक्साफ्लोराइड का सही आंसर क्या है? सल्फर हेक्साफ्लोराइड। क्योंकि इस गैस से एयर फ्लो पाथ और लीकेज का पता लगाया जाता है। SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि द मिनिमम वेंटिलेशन प्रेशर रिक्वायर्ड टू सर्कुलेट एयर थ्रू अ माइन डिपेंड्स मेनली अपॉन। कि वेंटिलेशन प्रेशर कितना होना चाहिए जो माइंस में सर्कुलेट हो, ये किस पे डिपेंड करता है? माइन ओनरशिप पे नहीं, प्रोडक्शन टारगेट पे नहीं, केवल प्रोडक्शन नंबर ऑफ अंडरग्राउंड वर्कर्स ओनली नहीं, टोटल माइन रेसिस्टेंस एंड रिक्वायर्ड एयर क्वांटिटी, इस पे डिपेंड करता है कि टोटल माइंस का रेसिस्टेंस क्या है और कितना एयर क्वांटिटी का हम लोग को रिक्वायरमेंट है। अगला क्वेश्चन, रिसर्कुलेशन ऑफ एयर इन अंडरग्राउंड कोल माइंस इज जनरली। अंडरग्राउंड कोल माइंस में एयर का रिसर्कुलेशन होता है किसके कारण? किसके कारण रिसर्कुलेशन होता है, बार बार रिसर्कुलेट करता है? तो इनकरेज टू सेव पावर, परमिटेड विदाउट रेस्ट्रिक्शन, avoided because avoided because it may carry methane and contaminants back to working place। क्या किया जाता है अंडरग्राउंड कोल माइंस में? एयर के रिसर्कुलेशन को क्या किया जाता है? बढ़ाया जाता है ताकि इससे पावर बचेगा। परमिट किया जाता है विदाउट रेस्ट्रिक्शन, अवॉइड किया जाता है क्योंकि अगर एयर का रिसर्कुलेशन होगा ना तो मीथेन का और कंटामिनेंट जो होता है वो फिर वापस रिसर्कुलेट होकर वर्किंग प्लेस पे आ जाएगा। ठीक, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अवॉइडेड। रिसर्कुलेशन को अंडरग्राउंड माइंस में जनरली अवॉइड किया जाना चाहिए ताकि इसके कारण मिथेन और अदर जो पॉइजनियस या गैस है उसका वो वर्किंग प्लेस में वापस ना आ जाए। विच फैक्टर, अगला क्वेश्चन, विच फैक्टर हैज द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस ऑन द नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर इन अ माइंस? ठीक, कौन से फैक्टर का NVP नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर पर सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? कौन सा फैक्टर जो है नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर, माइंस माइंस के नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं? तो पहला है डिफरेंस इन एयर डेंसिटी बिटवीन इनटेक एंड रिटर्न कॉलम, नंबर ऑफ वेंटिलेशन डोर, टाइप्स ऑफ रूफ सपोर्ट, गैलरी विड्थ ओनली। इसका करेक्ट आंसर होगा कुछ, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डिफरेंस इन एयर डेंसिटी बिटवीन इनटेक एंड रिटर्न एयर कॉलम। ठीक, एयर डेंसिटी पे डिपेंड करता है टेक और रिटर्न एयर कॉलम में एयर डेंसिटी कितना है। अगला क्वेश्चन, द पर्पज ऑफ ए स्टॉपिंग इन ए माइन वेंटिलेशन इज। माइन वेंटिलेशन में स्टॉपिंग का पर्पज क्या है? इंक्रीज फैन स्पीड को बढ़ाना, प्रिवेंट शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ एयर फ्लो बिटवीन इनटेक एंड रिटर्न एयरवेज, मेजर एयर वेलोसिटी, रेड्यूस मिथेन एमिशन एमिशन डायरेक्टली। तो ऑप्शन नंबर ए, सी और डी तो होगा नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर है कि वेंटिलेशन स्टॉपिंग का प्राइमरी पर्पस जो है वो शॉर्ट सर्किट को रोकता है ताकि इंटेक इंटेक एयर रिटर्न एयर से जाके मिल ना जाए। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ माइन वेंटिलेशन इज। माइन वेंटिलेशन का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, वो क्या है? तो वो अचीव मैक्सिमम एयर वेलोसिटी एवरीवेयर। दूसरा नंबर है सप्लाई सफिशिएंट फ्रेश एयर, रिमूव हार्मफुल गैसेस, डस्ट, हीट, ह्यूमिडिटी टू मेंटेन सेफ वर्किंग कंडीशन। तीसरा है रेड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ओनली। और चौथा है इंक्रीज कोल प्रोडक्शन इरिस्पेक्टिव ऑफ सेफ्टी। तो हमारा जो माइन वेंटिलेशन का वो ऑब्जेक्टिव है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, वो है ऑप्शन नंबर बी, फ्रेश एयर को सप्लाई करना, हार्मफुल गैसेस को निकालना, ह्यूमिडिटी को मेंटेन करना ताकि हम लोग अपने वर्कर को एक सेफ वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड कर सके। अगर
आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं फिर इस एमसीक्यू का पार्ट 2 जल्द ही लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।